में शिक्षा का विकास, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। देखो हुआ क्या, जैसे ही ब्रिटिशर्स भारत में आए तो थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करने शुरू कर दिए, कोई ना कोई पर्पज को लेके। तो सबसे पहले जिन लोगों ने एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किए उन लोगों का खुद का पर्सनल इंटरेस्ट था। इनसे भी पहले कुछ एक अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, जैसे जो वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में क्या स्थापित किया था? कलकत्ता मदरसा। और ये कलकत्ता मदरसा किया था उसने ताकि मुस्लिम कानूनों का अध्ययन कर सके वो। ठीक है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल को गवर्न कर रहे थे ताकि मुस्लिम कानूनों का अध्ययन कर सके। फिर 1791 में एक व्यक्ति थे, जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने क्या किया? जोनाथन डंकन ने बनाया बनारस में संस्कृत कॉलेज। और ये किस लिए बनाया? भारतीय विषयों का अध्ययन कर सके। ठीक है, भारतीय विषयों का अध्ययन कर सके। अब ये 91 है। 1784 में एक संस्था और बनी जो इम्पोर्टेंट है। इसका क्या नाम है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, 1784 की। और इसकी स्थापना करी थी विलियम जोन्स ने। देखो ये 5-6 आदमी थे, इन्होंने किस लिए की? भारतीय दर्शन, धर्म का अध्ययन करने के लिए। ये विलियम जोन्स, इसने मौर्य काल का अध्ययन किया है। ठीक है, विलियम जोन्स के साथ कुछ लोग और भी थे। चार्ल्स विकिंस भी था जिसने गीता का अनुवाद किया। इनकी भारतीय धर्मों में रुचि थी। ठीक है, तो ये 3 संस्थाएं हो गई। एक तो हो गया कलकत्ता मदरसा, फिर 1784 की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फिर जोनाथन डंकन का हो गया संस्कृत कॉलेज। और ये PYQ में आया है 2018 IAS प्री है ना, ये वाला सवाल। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है क्योंकि ये बात बिल्कुल ही अलग बात थी कि इन लोगों की इंडियन कल्चर में रुचि हो। इन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथ थे, जैसे विलियम जोन्स के साथ जर्मनी वाला मैक्स मुलर था जिसका उपनिषदों पर बहुत बड़ा काम है। ठीक है, उन्होंने नए सिरे से इनकी व्याख्या करी। लगे हाथ क्या किया? बेंटिक ने, विलियम बेंटिक ही था 1830 में। बेंटिक ने क्या किया? बंगाल, बिहार और बंगाल की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए विलियम एडम की अध्यक्षता में उसने एक कमेटी नियुक्त की। उस कमेटी ने फिर अपनी रिपोर्ट तैयार करके दी। वो रिपोर्ट क्या था? देखो, इनसे पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? ब्रिटिशर्स के आने से पहले सिंपल, हिंदुओं को थी गुरुकुल पद्धति। मैंने पहले बता चुका था जब आपको सूत्र साहित्य और स्मृति साहित्य करवाए। गुरुकुल पद्धति में क्या किया जाता था? प्राचीन भारतीय धर्म का अध्ययन करवाया जाता, साथ में स्मृति और सूत्र साहित्य का। ठीक है, सूत्र साहित्य तो उसको गृहस्थ जीवन के, सामाजिक जीवन के नियम बताता था। और स्मृतियां एक तरीके से कानूनी ग्रंथ थी, जैसे मनुस्मृति होगी, बृहस्पति, नारद और कात्यायन। छोटी छोटी पाठशालाएं संस्कृत, व्याकरण, प्रायोगिक गणित और महाजनी खाता जितने की जरूरत होती थी। ठीक है, अब ये कहीं भी पेड़ वेड़ के नीचे हो जाती थी। ठीक है ना। और मुस्लिमों के लिए क्या थे? मदरसे थे, फीस वीस का कुछ ऐसा था नहीं। अब देखो, अब ये है प्राच्यवादी एवं पाश्चात्यवादी विचार। पाश्चात्य अपन किसको कहते हैं? वेस्टर्न को।
जो पश्चिमी देश है, और प्राच्य या पौर्वत्य वाले कौन से देश हैं, जो पूर्वी देश है। हम पूर्वी देश में आते हैं ना। तो 1813 के बाद है ना, 1813 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए दिए कि इससे भारत में विद्यालय खोले जाएं और भारतीयों को शिक्षा दी जाए। इस समय ये जैसे ही दिया तो एक विवाद शुरू हो गया कि भारत में जो शिक्षा है वो भारतीय भाषाओं में दी जाए, भारतीय विषयों में दी जाए। एक तो पक्ष ये था, दूसरा पक्ष ये था कि नहीं नहीं, हमें इंग्लिश लैंग्वेज में और यूरोपियन सब्जेक्ट्स की दी जानी चाहिए। तो ये था प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विचार। ठीक है, अब वो चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए दे दिए, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए आज से। ठीक है, अब देखो प्राच्यवादियों का था, और एक तरफ था प्राच्यवादी ओरिएंटलिस्ट हो गए, और ये एंग्लिसिस्ट हो गए। ठीक है, अब प्राच्यवादियों में तो विलियम जोन्स हो गया, जेम्स प्रिंसेप हो गया, जिसने अशोक के अभिलेख पढ़े थे। देखो अशोक के अभिलेख तभी पढ़े ना जब भारतीय धर्म में आस्था थी। चार्ल्स विंकिंस हो गया, एच विल्सन हो गया, और ये, ठीक है। और पाश्चात्यवादियों में 3 थे, एक तो मैकाले था, आगे मैकाले मिनट लेके आएगा। ये गवर्नर की जो काउंसिल थी उसमें लो मेंबर था, विधि सदस्य था मैकाले। मैकाले हो गया। जेम्स मिल आपके एथिक्स के पेपर में आएगा, आरएएस में भी आएगा, और यूपीएससी वाली एथिक्स में भी आएगा। ये यूटिलिटेरियन था, उपयोगितावादी, मतलब वही काम अच्छा है जिससे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। ठीक है, तो जेम्स मिल का बहुत जबरदस्त प्रभाव रहा है। जेम्स ग्रांट और विलियम विल्बरफोर्स, ये 2 थे। तो ये विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विनकिंस और विल्सन, ये तो वो गुट था जो कहता था भारतीय भाषा में शिक्षा दो और भारतीय विषयों में दो। और ये थे मैकाले, मिल, चार्ल्स ग्रांट, ये सारे के सारे ये चाहते थे कि नहीं, पाश्चात्य विषयों की शिक्षा दो और अंग्रेजी माध्यम में दो। तो इसको कहते हैं अपन एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट डिबेट। ठीक है, और इस डिबेट में फाइनली कौन जीतेगा, इस डिबेट में फाइनली जीत जाएंगे ओरिएंटल, सॉरी, एंग्लिसिस्ट जीत जाएंगे, है ना, एंग्लिसिस्ट जीतेंगे। वही मैकाले मिनट फिर तुरंत ही अब अपना मैकाले मिनट लेके आएगा। ये उपयोगितावादी विचारक हो गया, मैकाले हो गया। देखो मैकाले की एक बहुत जोरदार लाइन है। मैकाले क्या कहता है कि भारतीय और जो अरबी पूरी की पूरी लाइब्रेरी, इनका पूरा साहित्य तो एक तरफ, और यूरोप के किसी अच्छी लाइब्रेरी की एक बुक सेल्फ एक तरफ। ठीक है ना, वो किस लिए कह रहा था, क्योंकि उस समय तक यूरोप में रेनेसा हो गया था, रिफॉर्मेशन हो गया था, डेमोक्रेटिक वो क्रांतियां सारी 1789 की फ्रांस की क्रांति के बाद डेमोक्रेटिक विचारधारा फैल गई। और फिर 1850 के औद्योगिक क्रांति का जैसे ही द्वितीय चरण शुरू हो गया, उनका एनलाइटनमेंट हो गया था, उनके लिए प्रबोधन का युग था। तो वो लोग बहुत प्रोग्रेसिव थे। तो वो ये बात कहता है, और ये हिस्टोरियोग्राफी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है ना। अगर अब ये प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद आता है तो ये चीज लिख देना, है ना, मेंस में बढ़िया लगेगी। अब देखो ये इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पारित कर दिया, ठीक है, चलता रहा। अब मैकाले है ना, मैकाले का मिनट, वो अपना मिनट लेके आएगा। और मैकाले मिनट क्या हो सकती है, यही हो सकती है 1834 में लेके आएगा। और ये बहुत फेमस है। ये इसमें ये कहेगा हमें भारतीयों का ऐसा वर्ग चाहिए जो त्वचा के रंग से तो भारतीय हो, और जिनका दिमाग ब्रिटिशर्स जैसा हो। क्यों चाहिए था उनको, क्योंकि यहाँ रोज रोज के एडमिनिस्ट्रेशन में उनको कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो मदद कर सके। ठीक है, अब आप लोग अगर ध्यान से देखो, आपके आसपास कुछ न कुछ ऐसे घूमते मिल जाएंगे ना। ठीक है, तो ये था मैकाले मिनट, और ये इम्पोर्टेंट है। और ये गवर्नर जनरल की काउंसिल में 1833 के चार्टर में जो एक वो विधि सदस्य जोड़ा था, वो था ये मैकाले। ये अपना मेमोरेंडम या जो अपना प्रपोजल लेके आएगा, जिसमें ये कहेगा कि हम तो इंग्लिश में शिक्षा देंगे और यूरोपीय विषयों की शिक्षा, सिंपल सी। इसको मैकाले मिनट कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
है ना। ये बार बार अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए बात बार बार कोट होती है, ठीक है। प्रमाण पत्र को मिनट कहते हैं, गवर्नर जनरल को दे दिया, और फिर बेंटिक ने इसको स्वीकार करके 1835 में पारित भी कर दिया। अभी पाश्चात्य शिक्षा का किया है। अब इसने ये कहा कि इस समय तक है ना, सरकार ज्यादा ग्रांट नहीं दे रही थी एजुकेशन की, कि जो थोड़ी सी लिमिटेड ग्रांट है ना, उस ग्रांट का यूज वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश के लिए किया जाए, ताकि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में सहायता के लिए मिल जाए। तो इसमें वेस्टर्न साइंस आ गई और वेस्टर्न लिटरेचर आ गया अंग्रेजी से। उन्होंने ये कहा कि स्कूल और कॉलेज के स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या हो, इंग्लिश होना चाहिए। और कुछ प्राइमरी स्कूल खोले गए, लेकिन बहुत नहीं खोले गए। और प्राइमरी स्कूल कब कामयाब होते हैं, जब वो मातृभाषा या मदर टंग में होते हैं, जिस बात के पक्षधर गांधी जी थे, ठीक है। मैकाले मिनट आ गया। मैकाले मिनट के बाद इसने दिया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। देखो, अधोमुखी निस्संदन का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। इसका उसका ये कहना था कि केवल मध्यम वर्गीय या उच्च वर्गीय, निस्संदन का मतलब क्या होता है, फिल्ट्रेशन का, कोई चीज छन के नीचे आना, ठीक है। इसने ये कहा कि सबको शिक्षा देने की बजाय केवल जो उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग है उसको शिक्षा दो, और उनसे शिक्षा का प्रभाव धीरे धीरे आगे फैल जाएगा, नीचे की तरफ फैल जाएगा। तो इसको अधोमुखी निस्संदन का सिद्धांत कहते हैं। और इसका आइडिया क्या था, उच्च व मध्यम वर्ग के छोटे हिस्से को शिक्षित करना चाहता था। ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हो, लेकिन विचारों, नैतिकता और बुद्धिमत्ता में क्या हो, ब्रिटिश। हालांकि है ना, जब एजुकेशन सिस्टम की बुराई करनी होती है ये ठोक देते हैं। इसके बाद में तो कम से कम 10 एजुकेशन पॉलिसी और आ गई ना, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, ठीक है। अब फिर छोटा सा एक कोशिश करी जेम्स थॉमसन ने। ये क्या था, जो नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर था उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर था। इसने योजना बनाई कि ये जैसे ट्रिग्नोमेट्री, एग्रीकल्चर साइंस ये पढ़ाया जाए। और इसको ज़रूरत थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए, और जो उसका पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट था उसके लिए कुछ कर्मचारी चाहिए थे, है ना। तो कल मैथ साइंस की एजुकेशन वो देना चाहता, ये इंपॉर्टेंट नहीं। अब आएगा वुड जिस्पेच। देखो, जो चार्ल्स वुड थे ना, चार्ल्स वुड थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष। और इनका ये जो सिस्टम है, इसमें ये प्राइमरी एजुकेशन की भी बात करेंगे, मिडिल एजुकेशन की भी बात करेंगे, कॉलेज एजुकेशन की भी बात करेंगे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ये आज सभी लेवल पे बात करें, ठीक है ना। गवर्नर जनरल डलहौजी द्वारा, गवर्नर जनरल डलहौजी था। जन सामान्य तक शिक्षा के प्रसार की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। अब मैकाले तो फॉरवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का कोट कर रहा था, अधोमुखी, ये जन सामान्य की बात करता है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा को कर दिया। अब मान लो, जो प्राइमरी एजुकेशन अगर किसी बच्चे को लोकल लैंग्वेज में मिले, कितना आसान हो जाएगा। आज का सोच के देखो, मान लो एक बच्चा गांव का है या नेतेवाला का बच्चा है, घर में तो उसके दादा दादी राजस्थानी बोलते हैं, उसके मम्मी पापा हिंदी में बोलते हैं, कोशिश करते हैं, और स्कूल में जो टीचर है वो इंग्लिश में पढ़ाता है। जैसे मेरी बेटी कई बार ऐसे लड़ पड़ती है कि नहीं पापा, गाजर नहीं है, कैरेट है ये तो। बहुत बार ऐसे होता है कि नहीं नहीं, ये तो ऐसे नहीं। तो वो किस लिए, वो जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम का कबड़ा, आदमी ठीक से खुद को एक्सप्रेस किस में करेगा, खुद की भाषा में करेगा। जैसे कोई दो अच्छे से लोग सूट सूट पहन रखा है, कोट पैंट टाई लगा के, और अच्छे इंग्लिश में लड़ेंगे, थोड़ी ज्यादा लड़ाई होगी तो वो अपनी रीजनल लैंग्वेज पे आ ही जाएंगे, ठीक है ना। या दर्द होता है तो आदमी फिर आवाज अपनी भाषा में ही पीड़ा व्यक्त करता है ना। तो मतलब सिंपल सा ये है कि आदमी ठीक से एक्सप्रेस खुद को कर पाता है अपनी मातृभाषा में। तो इसने उसी नब्ज को पकड़ा, प्राथमिक शिक्षा की भाषा क्या होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा। माध्यमिक के लिए
एंग्लो वर्नाकुलर दोनों भाषा होनी चाहिए, इंग्लिश भी होनी चाहिए, वर्नाकुलर का मतलब क्षेत्रीय भाषा जो उस क्षेत्र के, और उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी होनी चाहिए। यहाँ आके व्यक्ति भाषा सीखने लायक हो जाता है, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो अगर मैकाले मिनट या चार्ल्स वुड का डिस्पैच आए तो करिए आओगे ना। आरएएस मेंस के लिहाज से वैसे इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी में 18 में 3 सवाल पूछे वो मैं बता, है ना। अब देखो महिला शिक्षा के लिए पहली बार प्रयास किया, व्यवसायिक शिक्षा या वोकेशनल एजुकेशन के लिए बात हुई, टीचर्स ट्रेनिंग की बात करी, जैसे आज होती है ना टीचर्स की ट्रेनिंग, ठीक है। एक शिक्षा हो वो सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष हो, निजी विद्यालयों का प्रोत्साहन दिया और अनुदान देना शुरू किया और शिक्षा विभाग की स्थापना की, ये बड़ी बात है ना। और इससे 3 बड़ी बड़ी जगह अपने यूनिवर्सिटी भी स्थापित हुई थी, 3 प्रेसिडेंसिया, बंगाल, मद्रास और मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी स्थापित हुआ। ठीक है, इसके बाद में आएगा हंटर आयोग 1882 का। हंटर आयोग के बाद ठीक 20 साल बाद कर्जन के समय में रेले कमीशन आएगा, जिसको 1904 में वो पारित होगा, जिसको विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं। तो हंटर का क्या काम था, कर्जन का क्या काम था, राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकना। तो वो क्या करेगा, जितने भी यूनिवर्सिटी है उसके जो सिंडिकेट है उसमें सरकारी सदस्य भर देगा, वो सरकारी सरकारी सदस्य भर देगा, क्योंकि राष्ट्रवाद का उत्थान कहाँ हो सकता है, विश्वविद्यालय में ही होगा। भगत सिंह अब नहीं होता हो तो बात क्या है, भगत सिंह जहाँ जाते थे वहाँ लाइब्रेरी स्थापित कर देते थे, लाहौर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे, है ना। वो सोशलिस्ट नई विचारधारा थी, और वो एकदम नई विचारधारा से उनको पता था, जस्ट आई तो थी 1917 में तो रूस की क्रांति हुई थी, और 1927 में वो सक्रिय हो गए थे। तो वो मतलब वो इतने पढ़ने लिखने वाले लोग थे सारे के सारे, क्रांतियां कहाँ होगी, यूनिवर्सिटी में ही होगी, और तो मंदिरों में तो होने से रही, है ना। तो फिर रेले कमीशन आ गया, फिर सैडलर कमीशन आएगा 1718 में, फिर 1929 में हार्टोग कमीशन आएगा, फिर 1944 में सार्जेंट कमीशन आएगा। इनका सीक्वेंस याद रखना, इनकी रिकमेंडेशन है वो याद रखना। ठीक है, अंटर में क्या था, उच्च शिक्षा के, लेकिन प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए ध्यान नहीं दिया था। तो अब इसमें क्या हुआ, ये वुड के डिस्पैच की कमी बता रहा है कि प्राथमिक और माध्यमिक पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो ये बोझ राज्य पे आ गया, और राज्यों में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी, शिक्षा विभाग बना दिया गया, लेकिन उनके पास, राज्यों के पास अब तक कोई रिसोर्सेज नहीं थे। ये क्या करेगा, एक आयोग बनाएगा हंटर की अध्यक्षता में, जिसका क्या काम होगा, वुड डिस्पैच के बाद में, लागू होने के बाद में देश में शिक्षा को लेके क्या प्रगति हुई है उस पर बात करेगा। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के लिए राज्य विशेष काम करे, प्राथमिक पे जोर दिया गया। अब प्राथमिक शिक्षा का जो नियंत्रण है वो जिला एवं नगर पालिका बोर्ड को दे दिया जाए। इस समय तक आपको याद हो तो लॉर्ड मेयो के बाद स्थानीय स्वशासन शुरू हो गया था, और लॉर्ड मेयो के बाद प्लस दूसरा काम किसने किया स्थानीय स्वशासन में, रिपन ने किया। वो 1881 में आया था स्थानीय स्वशासन को लेकर प्रस्ताव, तो इनको ये सौंप दिया गया। माध्यमिक शिक्षा की दो इन्होंने वो कर दी कि इसके 2 पार्ट होने चाहिए। अब ये रिकमेंडेशन है भाई, ये याद करनी पड़ेगी, है ना, इनमें कोई वो नहीं है। एक तो लिटरेरी हो, इसके बाद यूनिवर्सिटी में चला जाए, बहुत बढ़िया बात। एक वोकेशनल हो जिससे स्टूडेंट को रोजगार मिल जाए, कितनी शानदार योजना थी। वोकेशनल मतलब व्यवसायिक, चाहे उसको आईटीआई जैसा कोई काम करवा दो, अच्छी थी ना। देखो, महिला शिक्षा में क्या क्या कमी है। अब हंटर की जब योजना लागू हो गई तो इसके बाद देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई। तो दोनों के दोनों, वुड्स डिस्पैच और हंटर दोनों अच्छे से, एक तो इससे इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना, बहुत फेमस है भाई, है ना, पता है क्या, जितने भी दार्शनिक और साहित्यकार हैं देश के बड़े बड़े यहीं से हैं, या फिर बीएचयू से हैं, फिलोसोफर बीएचयू से ज्यादा है, पंजाब यूनिवर्सिटी, है ना। अब आ गया भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, ये किसके टाइम में आएगा,
कर्जन के टाइम। और ये क्या करेगा, विश्वविद्यालयों में सरकारी नियंत्रण बढ़ा देगा। सिंपल, सरकारी नियंत्रण में वृद्धि। ठीक है, निजी प्रबंधन की वजह से शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। अब उनको राजनीतिक क्रांतिकारियों के उत्पादक बन गए। इनको ये देश में जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा था वो कर्जन को रोकना था, सिंपल सा। क्योंकि कांग्रेस का धीरे धीरे दूसरा युग आ रहा था और 1897 के बाद क्रांतिकारी आतंकवादी भी शुरू हो गए थे। चापेकर ब्रदर्स के बाद धीरे धीरे बंगाल में फैल रहे थे, महाराष्ट्र में फैल रहे थे। ठीक है, तो इसने क्या किया कि एक तो रेलवे आयोग बनाया 1902 में। और उसमें ये मेनली है ना यूनिवर्सिटीज के बारे में ही था। इसको यूनिवर्सिटी की दशा की जांच करके देना था। और रेलवे कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उन पे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 ले आया। और इसमें क्या किया, एक तो मतलब एजुकेशन और रिसर्च पे ज़्यादा जोर दिया बजाय कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के। अब यूनिवर्सिटीज में रिसर्च कैसे होता है? हम्म, पीएचडी नहीं करते, क्या करते हैं पीएचडी? रिसर्च ही तो करते हैं। एमफिल में क्या करते हैं? देखो, अब सुनो, शोधार्थियों की संख्या, कार्यकाल को सरकार द्वारा, अब जो जो रिसर्च करने आते थे ना उनको भी गवर्नमेंट ने नॉमिनेटेड करना शुरू कर दिया, ताकि यूनिवर्सिटी में ज्यादा एडमिशन ही नहीं हो तो राष्ट्रवादी भावनाएं आएंगी कहाँ से। अब जो यूनिवर्सिटी में सीनेट होती है, सीनेट में क्या कर दिया, सरकार के सदस्यों को इसमें बढ़ा दिया। और अब सरकार को पावर हो गया एक तो कि जो सीनेट जो डिसीजन लेगी, जैसे यूनिवर्सिटी में कुलपति होता है ना, वो और उसकी सीनेट जो डिसीजन लेगी उसको सरकार पलट सकेगी। नहीं तो अभी क्या सिस्टम कर रखा है, जैसे जो भी इंस्टीट्यूट है ना हायर एजुकेशन वाले, वहाँ गवर्नमेंट का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है। पता है क्या इस चीज का? हम्म। एक जैसे निजी कॉलेज यूनिवर्सिटी से मान्यता लेते हैं ना, वो लगभग असंभव ही कर दिया था कि निजी कॉलेज को किसी भी तरह की मान्यता वहां से यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगी। पता है ना प्राइवेट कॉलेज कहाँ से मान्यता ली? हमारे फॉर्म यूनिवर्सिटी भरवाती है ना। अब इसमें क्या हुआ, प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए कर्जन था, विश्वविद्यालयों पर कड़ा सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया। ठीक है, अब सैडलर आयोग आ जाएगा। गठन तो किया था कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए, लेकिन इसके सुझाव सारों पे ही लागू हो गए। देखो, इसने क्या किया, लगभग जो आज व्यवस्था है कि एक तो स्कूली पाठ्यक्रम 12 वर्ष का होना चाहिए, इसी को इंटरमीडिएट कहते हैं। इसके बाद बच्चे को कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, सिंपल से। और डिग्री 3 साल की होनी चाहिए, अभी तक तो 3 साल की चली आ रही थी। इंटरमीडिएट विद्यालय और ये सारा ये देख लेना है ना। और सरकारी नियंत्रण थोड़ा सा कम कर दिया। एक ये सारी चीजें की एक सेंट्रलाइज्ड बना दिया और एक उसको रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना दिया, स्वायत्त निकाय। महिला शिक्षा की बात करी गई, प्रैक्टिकल की बात करी गई, टेक्निकल एजुकेशन की बात करी गई, और टीचर्स की ट्रेनिंग की बात की गई। इससे क्या हुआ, 7 नई यूनिवर्सिटी बन गई। जैसे जो फेमस फेमस है, मैसूर की होगी, पटना, बनारस वाली फेमस है। इसमें मदन मोहन मालवीय का योगदान था ना बीएचयू को बनाने में। और जयपुर के एक महाराजा भी थे। प्लस अलीगढ़, एएमयू, ढाका, लखनऊ था, उस्मानिया विश्वविद्यालय, ये 7 यूनिवर्सिटी की स्थापना। सिंपली ये आपको याद करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। फिर आई हार्टोग कमेटी। हार्टोग कमेटी का गठन इसलिए किया गया कि स्कूल कॉलेज जो उनके लिए निर्धारित मानक या स्टैंडर्ड है, मानक को क्या कहोगे, स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे। तो इसने क्या किया कि एक तो प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया।
इन्होंने ये व्यवस्था करी, जैसे एक अब ये व्यवस्था कर रखी है ना कि कोई फेल नहीं हो, इन्होंने ये व्यवस्था करी कि कोई पास नहीं हो जाए। ठीक है, तो पात्र विद्यार्थी हाई स्कूल जाए, और पुराने समय में हाई स्कूल की बहुत वैल्यू होती थी ना, है ना। इंटरमीडिएट, हाई स्कूल तो 10th हो गया, इंटरमीडिएट 12th हो गया, है ना। विश्वविद्यालय के लिए प्रवेश को नियंत्रित कर दिया गया, ये हो गई हार्टोग की। और लास्ट में आए सार्जेंट स्कीम। सार्जेंट में क्या हुआ, सर जॉन सार्जेंट गवर्नमेंट के एजुकेशनल एडवाइजर थे, उनके उनके निर्देशन में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाया गया। और क्या बनाया इसमें, जैसे 3 से 6 वर्ष के लिए पूर्व प्राथमिक प्री प्राइमरी एजुकेशन, 6 से 11 के लिए निशुल्क सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा, ये अभी भी कर रखी है ना। अब 6 से 14 वर्ष के लिए 86वां संविधान संशोधन, 11-17 के लिए हाई स्कूल, और देखो हायर सेकेंडरी के बाद 3 वर्ष का विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम, बात वही हो गई। और ये अंतर में जैसे किया था वैसे रिपीट कर दिया कि जो हाई स्कूल वाली एजुकेशन है वो 2 तरह की होगी। एक ये हो गई एकेडमिक हो गई, जिसमें पढ़ाई करेगा, दूसरी टेक्निकल एंड वोकेशनल हो गई। और ये सारा कि एक तो टेक्निकल एजुकेशन, एक कमर्शियल एजुकेशन, और एक जो आर्ट एजुकेशन थी उसको पर्याप्त प्रोत्साहन देंगे। इंटरमीडिएट को खत्म कर दिया था, और ये प्रोग्राम बाद में भी चलता रहा है। जैसे पहले बहुत टाइम पहले, मतलब लगभग 30 एक साल पहले 11th क्लास में बोर्ड होता था, 11th के बाद डायरेक्ट कॉलेज में जाता था बच्चा, ये लगातार चेंज होते रहे। ठीक है ना, शारीरिक मानसिक विकलांगों के लिए ये शिक्षा। और सार्जेंट का जो ब्रिटेन वाला एजुकेशन का स्तर है उसको भारत में लागू करना था। ठीक है, अब ये आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें 2 इम्पोर्टेंट 3 चीजें इम्पोर्टेंट है। एक तो कमेटी ऑन दी पब्लिक पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाली कमेटी, एक 1813 का चार्टर, एक 1834 का मेकाले मिनट। ठीक है, और वो कमेटी जो इंस्ट्रक्शन कमेटी है वो 1823 की है ना, 2334 का मेकाले मिनट, 1813 का चार्टर, और 1854 का वुड्स डिस्पेच, और 5वां है करजन वाला विश्वविद्यालय अधिनियम। बाकी वो कोई नहीं पूछता। ठीक है, अब देखो प्रीलिम्स में जो पुराने 2018 में सवाल आए हैं आईएएस प्री में, वो देखो निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी पड़ी। 1813 वाले में भी, ठीक है, उन्होंने ये कहा अंग्रेजी शिक्षा दो, ये ले 1 लाख रुपए। और ये जो ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट डिबेट था इसमें भी, और ये जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, देखो हुआ क्या, 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ही ये विवाद होना शुरू हो गया कि भारत में जो एजुकेशन है वो भारतीय भाषाओं में, भारतीय विषयों में, या इंग्लिश भाषा में, पाश्चात्य विषयों में। तो इस कमेटी की रिपोर्ट ये थी, जर्नल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, कि भारत में जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में और वेस्टर्न विषयों में दी जाए। और ये विवाद फिर फाइनली हो ही गया था। इसके 2 ग्रुप थे, जैसे इधर तो जैसे विलियम जोन्स हो गया, एच टी प्रिंसेप हो गया, और इधर मेकाले और वो बाकी सारे लोग थे जो ये चाहते थे कि अंग्रेजी में दो। तो इसमें आ जाएगा 1, 2, 3, ये उत्तर हो जाएगा। ये 2018 में आया था। 18 में पता नहीं एग्जामिनर में क्या घुस गया, उसने 3 सवाल पूछे। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने करी थी, जोनाथन डंकन ने करी थी। गलत है, विलियम जोन्स ने तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की करी थी। ठीक है, और कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स, ये ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज ये आर्थर वेलेजली ने किया था 1800 में। और ये कलकत्ता मदरसा जो है ये भी वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। तो ये 2 है सही सुमेलित है, तो ये 2 और 3 सही है। ठीक है ना। ये इसने हो सकता है गलत दे रखा हो, ये ऊपर नीचे हो गए हो इसके, लेकिन ये कलकत्ता मदरसा
वारेन हेस्टिंग्स का है, और फोर्ट विलियम कॉलेज ऑर्थर वेलेजली का है। ये 1800 में किया था, ये 1781 में। और बनारस संस्कृत कॉलेज में जोनाथन डंकन है। इसमें आंसर सही आएगा 2 और 3, ठीक है ना, सही 2 और 3। अब वुड डिस्पेच के बारे में कौन से कथन सही है? देखो, सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, एजुकेशन के लिए ग्रांट देते हैं ना, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, और शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, नहीं की गई। यहीं आप इलिमिनेट कर लोगे, क्योंकि उसने ये कहा था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो ये गलत है इसमें, है ना। कौन से कथन सही? 1 2 सही है इसमें, ये आएगा। देखो एक बार देख लेते हैं वुड्स का डिस्पैच। वुड डिस्पैच आ गया। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा को, माध्यमिक शिक्षा में दोनों, और हायर एजुकेशन में इंग्लिश। अब लास्ट आया था, लास्ट सवाल है 2023 वाला अपना। वेलेजली ने, बिल्कुल आर्थर वेलेजली, आर्थर वेलेजली जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधिकारी थे ना, उनकी अधिकारियों की ट्रेनिंग, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए था। बाद में इसको शिफ्ट कर दिया था। वही है, वेलेजली, वेलेजली। बाद में इसको हेलीबेरी में शिफ्ट कर दिया था 1802 या 1804 में, ठीक है। देखो, अब अगला है मेंस का सवाल 2023 का। 2023 जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस फर्स्ट में सवाल आया, शिक्षा व राष्ट्रवाद के संबंध में गांधी जी व रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों में क्या अंतर था? ठीक है, 150 वर्ड्स में था गांधी जी, और दूसरे आ जाएंगे टैगोर। पहले राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद, या what was the difference between the perception, what was the difference between the perception of education and nationalism between गांधी जी एंड टैगोर? गांधी जी थे राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट थे। राष्ट्रवादी में भी वो स्वराज्य का समर्थन करते थे, होम रूल की बात करते थे, ठीक है। और ये थे कोस्मोपोलिटिशियन, तो ये अंतरराष्ट्रीयतावाद में विश्वास करते थे। अंतरराष्ट्रीयवाद में किस लिए विश्वास करते थे? क्योंकि ये बात करते थे, रिलीजियस हार्मनी की बात करते थे। इनका एक मतलब फिलोसॉफी है ना, वो भी हार्मनी का मतलब क्या हुआ? सामंजस्य। तो इनकी विचारधारा थी वो सामंजस्य की थी, है ना, कि दुनिया के सारे देशों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए, हार्मनी की बात करते थे। लेकिन गांधी जी की क्या बात? अहिंसा की बात करते थे, सत्याग्रह की बात करते थे, अहिंसात्मक प्रतिरोध की बात करते थे। लेकिन ये क्या थे? व्यवहारिक थे, हिंसा पर ज्यादा जोर नहीं था। व्यवहारिक थे, इनका अहिंसा पर ज्यादा जोर नहीं था। ये तो हो गए राष्ट्रवाद में अंतर, और शिक्षा में
गांधी जी चाहते थे शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, मातृभाषा की बात करते थे शिक्षा के माध्यम की, और साथ में कैसी हो, रोजगार परक हो शिक्षा। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। वर्ण व्यवस्था के समर्थक कौन से अर्थ में थे, कि जो कर्म के आधार पे व्यक्ति का, जो जन्म वाली पे नहीं थे, कि कर्म के आधार पे व्यक्ति, वो ये कहते थे नाई का बेटा अच्छा नाई बनेगा, ठीक है, सुथार का बेटा अच्छा सुथारिया, जो वुड का काम करने वाला बनेगा, सुनार का बेटा अच्छा सुनार बनेगा, क्योंकि वो उसका पैतृक कार्य है। तो ये क्या थे, शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा तो मातृभाषा में होनी चाहिए, भारतीय विषयों में होनी चाहिए। धर्म और नैतिकता की शिक्षा की बात करते थे, धर्म नैतिकता की शिक्षा की बात करते थे, प्लस शिक्षा व्यवसाय परक हो। कि शिक्षा आदमी को रोजगार दे। उनका ज्यादा ध्यान किधर था, शिक्षा ऐसी हो जो कुटीर उद्योगों को, कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सके। और ये थे, ये विज्ञान की शिक्षा की बात करते थे, वैज्ञानिक शिक्षा। प्लस अंग्रेजी से भी कोई विरोध नहीं था, और यूरोपीय विषयों की शिक्षा से भी कोई इनका विरोध नहीं था, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीयवाद के समर्थक थे। ये है, ठीक है? ये हो गया अपना PYQ हो गए 4। आया समझ में? जैसे इनका जो दर्शन है ना, जैसे नियो फिलोसोफिस्ट, जो जिनका दर्शन वेदांत पर आधारित है, भारत में ऐसे 4 लोग हैं। गांधी जी हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, डॉक्टर राधाकृष्णन हो गए, और एक अरविंद घोष हो गए। ये 4 लोग हैं, इनकी फिलोसॉफी उपनिषद या वेदांत पर आधारित है, ठीक है ना? तो ये समन्वयवाद की या सामंजस्य की बात करते हैं, रिलीजियस हार्मनी की बात करते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीयतावाद की बात करते हैं। ये प्रोग्रेसिव थे, जबकि गांधी जी राष्ट्रवादी थे, अंतर्राष्ट्रीयवादी नहीं थे, ठीक है? ये अंतर था। ये एजुकेशन मातृभाषा की, भारतीय विषयों की, और शिक्षा वो ये कहते हैं शिक्षा धर्म परक या नीति परक हो। ऐसी शिक्षा जिसमें धर्म या नीति नहीं हो, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। और व्यापार के लिए भी वो ऐसे कहते थे कि जिस व्यापार में नैतिकता नहीं, वो व्यापार ही नहीं। वो साधन साध्य की पवित्रता पर जोर देते थे। वो जैन बौद्ध धर्म की अहिंसा से प्रभावित थे, और ये व्यवहारिक थे। ये अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय विषयों से इनको कोई नाराजगी नहीं थी, ठीक है? हालांकि इनका है ना, देखो मेरी बात सुनो, एक सवाल और आया था 2021 की प्रीलिम्स में आया था। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को ये श्रेय दिया जाता है, श्रेय क्या, भारत का राष्ट्रगान उन्होंने लिखा, जनगण मन। और बांग्लादेश का आमार सोनार बंगला बंगाल विभाजन के टाइम लिखा, लेकिन बांग्लादेश जब आजाद हुआ तो वो उनका राष्ट्रगान बन गया। फिर आमार सोनार बंगला का उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद भी उन्होंने ही किया है, उनको बांग्ला भाषा भी आती है। और जो इतना बड़ा व्यक्तित्व होता है ना, उसको किसी दायरे में नहीं बांध सकते। ये शानदार संगीतकार थे, शानदार गीतकार थे, और इनके अगर आपने उपन्यास या कहानियां पढ़ी हैं तो वो भी बहुत जोरदार थे। और इनका साहित्य भी उस लेवल का था जिसपे इनको लिटरेचर के लिए तो मिला है इनको। और मतलब इनका लिटरेचर इतना बड़ा है, इनकी पर्सनैलिटी थोड़ा सा, मतलब टैगोर के बाद में बंगाल का जो लिटरेचर है ना, वो टैगोर के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाया ना, वहाँ का संगीत मुक्त हो पाया। मतलब इतना विराट व्यक्तित्व था इस आदमी, ठीक है? इतनी जिसके इतना व्यक्तित्व इतना बड़ा होगा, वो अंतर्राष्ट्रीयतावाद का समर्थक होगा, और वो व्यवहारिक होगा, ठीक है? ये दोनों, और ये संयोग से आज वाले में वो जो टैगोर ले जो वायर बैक्टीरिया मिला है वहाँ, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे को और माइक्रोबायोलॉजी की एजुकेशन के लिए विदेश भेज दिया था, ठीक है? गांधी जी ने यहीं एजुकेट किया, तो गांधी जी के बेटे
हरिदास, रामदास, मणिलाल और वो यहीं घूमते थे। ठीक है।